नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 8 के इतिहास विषय के बारे में बात। इसके अंदर अपन ने दूसरे अध्याय के पूरे क्लास के वीडियो और उसके बाद में अपन ने आपके अभ्यास प्रश्न किए। अभ्यास प्रश्न के बाद में मैंने आज सुबह ही टेस्ट के आपको प्रश्न दिए थे और अभी मैं आपके टेस्ट के आंसर शीट की बातचीत करूँगा। तो उम्मीद है आपने टेस्ट सबसे अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो अपना आंसर शीट की बातचीत कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका टेस्ट के क्वेश्चन थे और एक एक करके मैं आंसर बताते चलूँगा। आपको भी ध्यान रखना है कि आपने कौन से आंसर किए। तो देखो, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपके 1707 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में पुर्तगाल के खोज यात्री वास्को द गामा भारत कब पहुँचे? तो 1498 में पहुँचे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब शुरू हुई? तो ये 1651 में शुरू हुई थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है ना। और बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1764 के अंदर बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, आपने उम्मीद करता हूँ 5 के 5 के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से किए होंगे। नेक्स्ट, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत कौन सी जंग से शुरू हुई? तो इस खाली जगह में आपका आएगा प्लासी। ये है हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये लोग थे आपके मैसूर। डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। ठीक है ना, तो यहाँ आएगा आपके विलय नीति। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 के अंदर हुई थी। और मराठा रियासत मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते थे? तो ये भारत के मध्य भाग में, जहाँ आपका ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है ना, वहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में सही या गलत बताइए। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था क्या? ये गलत कथन है। ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र थी, तो ये भी गलत कथन है। महाराजा रणजीत सिंह भारत के पंजाब के राजा थे। यस। विलय नीति सॉरी, अंग्रेजों ने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव किए? ये भी गलत है। और विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। यस। तो ये भी आपने बिल्कुल सही तरीके से किए होंगे। ठीक है, आगे देखो, दीवानी का मतलब क्या है? तो दीवानी का मतलब है फौजदारी अदालत। शेर ए मैसूर ये आपका टीपू सुल्तान हो जाएगा। फौजदारी अदालत सॉरी 1 मिनट, फौजदारी अदालत चली जाएगी। फौजदारी अदालत में क्या हो गया? ओके, ये लो, फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत में दीवानी में आपके आ गया भू राजस्व। ठीक है, रानी चेन्नम्मा ये आगे आपके कित्तूर की आ गई। सिपाही आपके सिपाही में चला गया। वॉरेन हेस्टिंग आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में चला गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। आगे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू की गई? तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1661 हुगली नदी किनारे। तो मैं इसका आंसर यहीं लिख रहा हूँ, 1661 हुगली नदी के किनारे, पश्चिम बंगाल। हुगली नदी के किनारे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वास्को द गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 में। वास्को द गामा कौन था? तो ये एक पुर्तगाल का एक समुद्री व्यापारी था। पुर्तगाल का समुद्री
व्यापारी। और मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? तो मीर जाफर की मृत्यु हुई थी 1765। ठीक है। उसके बाद में आपका 21 का प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? क्यों आकर्षित हो रही? तो देखो इसका आंसर आप यहाँ पे देखो। ओके, 1 बाई 1 करके सबका आंसर देखेंगे। तो आपके 21 का आंसर देखो इस तरीके से कि यूरोप के बाजार में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की ज़बरदस्त मांग थी और वे भारत में सस्ती कीमतों पर ये चीज़ें खरीद कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। इसी व्यापारिक संभावना के कारण वे भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। तो ये आपके 21वें का आंसर है और बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है और उम्मीद करता हूँ आपने ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो वापस इनको सही तरीके से देख लें और आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे? तो देखो, जैसे कि मैंने कल की क्लास में बताया था, ये भी आंसर आपको देखो। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में निम्न बातों पर विवाद थे। किन बातों पर विवाद थे? निम्न बातों पर विवाद थे। तो पहला है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्हें कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 के अंदर, ये 1707 में मर गया। 1707 में मरने के बाद में जो नवाब थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने की मांग और उसे सिक्के डालने और अधिकार नहीं दिया और इसी की किलेबंदी को बढ़ाने पर रोक दे दिया। इसी कारण उनके बीच में ये विवाद बढ़ने लगा। ठीक है। 23, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ? ये वैसे मैंने आपको करवाया, तो उसके आंसर जो है वे भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। अभ्यास प्रश्नों वाले सेम ही तो है ये। ठीक है ना। देखो, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल साम्राज्य संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था और इसी तरह कंपनी एक पुरानी समस्या वो अपनी हल हो गई थी और 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें उसको एक उसकी समस्या थी वो हल हो गई थी। ठीक है ना। उसके बाद में 24वां देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी और महाभियोग किसे कहते हैं? तो दोनों देख लेते हैं। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा इसलिए मानती थी क्योंकि मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था और टीपू सुल्तान वहाँ के शासक थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से व्यापार करने की बजाय फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ व्यापार शुरू कर दिया, इसलिए टीपू सुल्तान को वो अपना खतरा मानती थी। और उसके बाद में 25वां प्रश्न है कि महाभियोग किसे कहता है? देखो, जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल या उसके समकक्ष अपराध का दोषारोपण होता है, उसके ऊपर जो मुकदमा चलता है, तो उसे महाभियोग कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में 26 देखो, सब्सिडी अलायंस या साइक संधि क्या होता है? देखो, सब्सिडी अलायंस या साइक संधि क्या होती है? देखो कि सब्सिडी अलायंस का मतलब होता है साइक संधि और व्यवस्था की व्याख्या इस प्रकार है। देखो, अपने राज्य में अपने खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखना और इसे साइक सेना कहा जाता था और अपने दरबार में एक अंग्रेज प्रेसिडेंट यानी प्रतिनिधि रखना, ये एक प्रकार की साइक संधि से संबंधित थे। और अपने दरबार में अंग्रेजों की आज्ञा के बिना किसी विदेशी को नौकरी नहीं देना, ये भी एक प्रकार की साइक संधि के अंतर्गत आने वाली बातें थी। उसके बाद में देखो 27 क्या कहता है कि कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी का शासन और भारतीय राजा किस तरीके से शासन करते थे? देखो, भारतीय राजाओं के शासन में और कंपनी में अंतर, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक और राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी और कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर होता था। तो इनके दोनों के अलग अलग रख रखाव अलग अलग तरीके से, अपने यहाँ पे नवाब होते थे, प्रांतीय अधिकारी होते थे, ये इस तरीके से यहाँ की शासक इकाई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने केवल केवल प्रेसिडेंट ही रखे थे और गवर्नर वगैरह इस तरीके से रखे थे। ठीक है ना। उसके बाद में देखो 28, कंपनी की सेना की संरचना में क्या बदलाव आए और यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित होना चाहती थी? तो देखो कंपनी की संरचना में क्या बदलाव है? तो देखो, पहला काम क्या, कंपनी ने पैदल एवं सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भली की यानी उनको रखना शुरू किया या भर्ती की। ये भली का मतलब है भर्ती की। ठीक है ना। इन सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया और इन सैनिकों को आधुनिक हथियार, मस्कट और माचलॉक के आदि से इनको लैस किया गया। ठीक है ना। ये इन्होंने बदलाव किए।
और उसके बाद में यूरोपीय कंपनियाँ क्यों आकर्षित होती थी, वही कारण रहा। यूरोप के बाज़ारों में ये सूती वस्त्र और ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। और इसी के साथ आपका टेस्ट होता है वो कंप्लीट। आगे अपन बात करेंगे आपके तीसरे अध्याय की। तब तक के लिए बाय बाय। और साथ ही चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें।